संगम युग दक्षिण भारत के गौरवशाली अतीत का प्रमाण है। ये बौद्धिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक उथल पुथल का समय था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फैले इस युग में तमिल साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। संगम युग ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। संगम युग का नाम पौराणिक संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है। इन अकादमियों को मदुरई के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। कवि, विद्वान और कलाकार इन अकादमियों में इकट्ठा होते थे। वे विचारों का आदान प्रदान करते थे और कला और साहित्य की कालातीत रचनाएं करते थे। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास, समाज और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संगम युग महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का काल था। 3 प्रमुख तमिल राजवंशों चेर, चोल और पांड्य ने विशाल क्षेत्रों पर शासन किया। वे भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए थे। संगम साहित्य में रोमन साम्राज्य और दक्षिण भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। संगम युग दक्षिण भारत के लिए एक स्वर्ण युग था। इसने साहित्य, कला और संस्कृति की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। यह विरासत आज भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती है। संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास और पहचान का एक अभिन्न अंग है। संगम युग की उत्पत्ति किंवदंतियों और परंपराओं में डूबी हुई है। तमिल साहित्यिक परंपरा के अनुसार मदुरई शहर में 3 संगम अकादमियां आयोजित की गईं। इन अकादमियों को पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। पहले संगम में देवताओं और खगोलीय प्राणियों ने भाग लिया था। यह 4440 वर्षों तक चला। दूसरा संगम 3700 वर्षों तक चला। इसमें कई साहित्यिक रचनाएं हुई। तीसरे संगम, जो 1850 वर्षों तक चला, माना जाता है कि इसने वर्तमान संगम साहित्य का निर्माण किया। जबकि पहले 2 संगमों के अस्तित्व को पौराणिक माना जाता है, तीसरे संगम के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण है। शिलालेख और पुरातात्विक निष्कर्ष संगम साहित्य में पाई गई जानकारी की पुष्टि करते हैं। संगम साहित्य स्वयं उस युग के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संगम अकादमियों ने साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कवियों, विद्वानों और कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। पांड्य राजाओं के संरक्षण ने साहित्य और कला के उत्कर्ष के लिए आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया। संगम युग न केवल अपने साहित्यिक योगदान के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक मूल्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण भारत के प्रारंभिक इतिहास और उस समय के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन की एक झलक प्रदान करता है। संगम की उत्पत्ति के आसपास की किंवदंतियां और साक्ष्य इस बीते युग के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं। संगम युग के लिए एक सटीक समय रेखा स्थापित करना विद्वानों के बीच बहस का विषय रहा है। हालांकि भाषाई विश्लेषण, पुरातात्विक निष्कर्षों और संगम साहित्य के भीतर खगोलीय संदर्भों के आधार पर इतिहासकार आमतौर पर संगम युग को 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी ईस्वी के बीच रखते हैं। संगम युग को मोटे तौर पर 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक संगम, मध्य संगम और उत्तर संगम। प्रारंभिक संगम काल लगभग 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक कुछ सबसे पुराने जीवित तमिल साहित्य की रचना का साक्षी बना, जिसमें 18 ग्रेटर टेक्स्ट, जिन्हें एट्टुथोगाई के नाम से जाना जाता है, और 10 इडल्स, जिन्हें पथुपट्टू के नाम से जाना जाता है, शामिल हैं। मध्य संगम काल लगभग 100 ईस्वी से 200 ईस्वी तक 3 प्रमुख तमिल राजवंशों चेर, चोल और पांड्य का उदय हुआ। ये राजवंश वर्चस्व के लिए भयंकर युद्धों में लगे रहे, जिनका संगम कविताओं में विशद वर्णन किया गया है। उत्तर संगम काल लगभग 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक संगम अकादमियों के पतन और नई साहित्यिक शैलियों के उदय का प्रतीक है। संगम साहित्य इन अवधियों के दौरान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह राजाओं और उनके दरबारों, आम लोगों के जीवन और उस युग के दौरान फलते फूलते व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश डालता है। संगम युग की समय रेखा, हालांकि अपनी अस्पष्टताओं के बिना नहीं, अतीत में एक आकर्षक झलक पेश करती है। संगम युग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निस्संदेह उसका साहित्य है। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल में रचित कविता का खजाना है, जो उस युग के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन और समय को दर्शाता है।
संगम कविताएं अपनी विशद कल्पना, भावनात्मक गहराई और भाषा के परिष्कृत उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अकम, जिसका अर्थ है आंतरिक, और पुरम, जिसका अर्थ है बाहरी। अकम कविता प्रेम, रोमांस और मानवीय संबंधों के विषयों से संबंधित है। दूसरी ओर पुरम कविता युद्ध, वीरता, सामाजिक जीवन और प्राकृतिक दुनिया के विषयों पर केंद्रित है। संगम साहित्य की कुछ सबसे प्रसिद्ध कृतियों में एट्टुथोगाई या 8 संकलन, पथुपट्टू या 10 ईडल्स और सिलप्पतिकारम या दी टेल ऑफ द एंकलेट शामिल हैं। ये रचनाएं न केवल साहित्यिक कृतियां हैं, बल्कि मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं, जो संगम युग के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। संगम कवि भाषा और कल्पना के स्वामी थे। उन्होंने विशद और उत्तेजक वर्णन बनाने के लिए उपमा, रूपक और मानवीकरण जैसे काव्य उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग किया। संगम काव्य का अध्ययन और प्रशंसा उसके साहित्यिक गुण और ऐतिहासिक महत्व के लिए की जाती रहती है। भाग 5, कला और वास्तुकला में प्रगति पत्थर और गीत में एक विरासत। संगम युग कला, वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण प्रगति का साक्षी बना। राजाओं के संरक्षण और फलती फूलती अर्थव्यवस्था ने कला के विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। संगम साहित्य उस युग के स्थापत्य चमत्कारों और कलात्मक उपलब्धियों की झलक प्रदान करता है। मंदिरों और महलों का निर्माण भव्यता और जटिल नक्काशी के साथ किया गया था। माना जाता है कि मदुरई में मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर की उत्पत्ति संगम युग में हुई थी। ये मंदिर प्राचीन तमिलों के स्थापत्य कौशल के प्रमाण हैं। संगीत और नृत्य संगम समाज के अभिन्न अंग थे। संगम साहित्य में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख है, जैसे कि यल, वीणा और बांसुरी। भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूपों की जड़ें भी संगम युग में हैं। इस काल में बुनाई और शिल्प कला का विकास हुआ। संगम साहित्य में उत्तम रेशम, सूती कपड़े और उत्तम आभूषणों का उल्लेख है। संगम युग ने कला और वास्तुकला की एक विरासत छोड़ी, जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। भाग 6, उल्लेखनीय शासक और राजवंश चेर, चोल और पांड्य। संगम युग पर 3 प्रमुख तमिल राजवंशों का शासन था, चेर, चोल और पांड्य। ये राजवंश वर्चस्व के लिए निरंतर लड़ाई में लगे रहे, जिनका संगम कविताओं में विशद वर्णन किया गया है। चेर राजवंश ने वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी वंची में थी। चेर अपने समुद्री व्यापार और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चोल वंश ने उपजाऊ कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर शासन किया। उनकी राजधानी उरैयूर में थी। चोल अपनी नौसैनिक शक्ति और मंदिर निर्माण के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। पांड्य राजवंश ने भारत के सबसे दक्षिणी भाग पर शासन किया। उनकी राजधानी मदुरई में थी। पांड्य साहित्य के संरक्षण और संगम अकादमियों के आयोजन में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। इन शासकों ने संगम युग के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कला और साहित्य के उनके संरक्षण ने तमिल संस्कृति के उत्कर्ष में योगदान दिया। भाग 7, समाज और जीवन शैली संगम युग में जीवन। संगम साहित्य उस युग के समाज और जीवन शैली की एक विशद तस्वीर प्रस्तुत करता है। लोगों को 4 जातियों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक जाति के अपने व्यवसाय और सामाजिक रीति रिवाज थे। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। चावल मुख्य भोजन था और कपास मुख्य नकदी फसल थी। दक्षिण भारत के भीतर और भारत के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ व्यापार और वाणिज्य फला फूला। परिवार ने संगम समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाई। महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था। शिक्षा को महत्व दिया जाता था और पुरुष और महिला दोनों साक्षर थे। संगम युग में जीवन सादगी और परिष्कार का मिश्रण था। लोग संगीत, नृत्य और कविता का आनंद लेते थे। वे युद्ध और शासन में भी कुशल थे। भाग 8, आधुनिक दक्षिण भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, अतीत की प्रतिध्वनि। संगम युग का आधुनिक दक्षिण भारतीय संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। संगम साहित्य लेखकों, कवियों और कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। संगम कविता में पाए जाने वाले प्रेम, वीरता और प्रकृति के विषय आज भी प्रतिध्वनित होते हैं। संगम युग के स्थापत्य चमत्कार जैसे मीनाक्षी मंदिर और श्रीरंगम मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते रहते हैं।
ये मंदिर न केवल पूजा स्थल हैं बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी हैं। संगम युग ने तमिल भाषा और इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा की नींव भी रखी। संगम कविताओं को तमिल साहित्य की नींव माना जाता है। उन्होंने तमिल लेखकों और कवियों की पीढ़ियों को प्रभावित किया है। संगम युग की विरासत दक्षिण भारत के संगीत, नृत्य और व्यंजनों में भी स्पष्ट है। संगम युग दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देता रहता है। भाग 9 निष्कर्ष। संगम युग की स्थायी विरासत। संगम युग हालांकि सुदूर अतीत से संबंधित है, हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। यह तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग था। इस समय के दौरान साहित्य फला फूला, कला नई ऊंचाइयों पर पहुंची और शक्तिशाली राजवंशों ने अपनी छाप छोड़ी। संगम युग की विरासत उसके साहित्य में सबसे अधिक स्पष्ट है। संगम कविताएं उस युग के दौरान रहने वाले लोगों के जीवन, प्रेम और विश्वासों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। इन कविताओं का आज भी अध्ययन और आनंद लिया जाता है। संगम युग महान रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक उथल पुथल का समय था। इसने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी विरासत आज भी हमें प्रेरित और प्रभावित करती है।